हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग फंक्शन और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया, उसके पीछे का फंडा क्या है, सम करने के पीछे का फंडा क्या है, तो किसी भी बुक के सम्स को करोगे तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, वो इधर आर डी शर्मा हो, एस एन दे हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन करने के लिए ये चीज स्वयं जानना जरूरी है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, उसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या क्या होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या चीज होता है, फंक्शन बोलते किसको हैं। ठीक है, फिर उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये चीज समझो पहले। तो इस चीज को हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम समझेंगे तभी हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग पहले फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, फंक्शन तुम लोग पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े हो तो मैं क्लियर कर देते हैं, और किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन बोलेंगे किसको। ठीक है, तो देखो सपोज हमारे पास यहां पर एक डोमेन है और यहां पे कोडोमेन है बी। ठीक है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन। ठीक है, यहां पे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, कुछ वैल्यू है, यहां ई एफ जी एच कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ए और बी में रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो मान लो ए की वैल्यू ई से कनेक्टेड है, बी की वैल्यू एफ से कनेक्टेड है, सी की वैल्यू जी से कनेक्टेड है, डी की वैल्यू एच से कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक वैल्यू अगर दूसरे वैल्यू से एसोसिएटेड है, यानी मैपिंग फॉर्म हो रहा है, इसको मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग मतलब अ रिलेशन बिटवीन टू, ठीक है, टू वैल्यू बोल सकते हैं, एक डोमेन और एक कोडोमेन। इसको डोमेन कहा जाता है और इसको कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, अगर और आसान भाषा में समझाएं तो मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लो मैं एक्स प्लस वन लिया हूं। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू सपोज 1 रख रहा हूं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये 1 समझ लो ए हो गया, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का फंक्शन, एक तरह का रिलेशन कि 1 की वैल्यू पे अगर हम 1 पुट कर रहे हैं डोमेन, तो हमारा रेंज क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में किसी भी दो, ठीक है, डोमेन या कोडोमेन जब ले रहे हैं, अगर हर एक वैल्यू का अपना एक वहां पे इमेज मिल रहा है, इसको इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्री इमेज है और ये इमेज है। अगर हर एक वैल्यू का एक अपना इमेज यहां मिल रहा है तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। बट रेस्ट्रिक्शंस है, अगर हम मान लो ए का तो मैंने ए का ई पे लिया, ठीक है, बी का भी मैंने मान लो ई पे लिया, ठीक है, और समझो कि सी जो है, सी किसी का इमेज ही फॉर्म नहीं किया, ये लोग इमेज फॉर्म किया लेकिन सी का कोई इमेज नहीं है, तो इसके नॉट अ फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन होने के लिए हर एक वैल्यू का इमेज होना जरूरी है। ठीक है, हर एक वैल्यू का इमेज होना जरूरी है। अब बात ये करते हैं कि चलो इसका तो कोई रिलेशन इससे नहीं बना। ठीक है, तो रिलेशन नहीं बना तो इस पूरे को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, और एक कंडीशन है जिसपे ये फंक्शन नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि मान लो ए के साथ ई पे गया, बी का भी ई पे गया। ठीक है, मतलब सेम नंबर का मल्टीपल इमेजेस है। ठीक है, सेम नंबर का क्या है, मल्टीपल इमेजेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन के प्रकार को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, फंक्शन एक्चुअली ये चैप्टर में पूरा समझाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं ताकि समझ में आएगा। तो जैसे मान लो अगर मैंने एक ऐसा लिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ए का भी यही इमेज रहा, बी का भी यही इमेज हुआ, ठीक है, सी का भी यही हुआ, डी का भी यही हुआ। ठीक है, तो फंक्शन तो है क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये एफ का नहीं बना, ठीक है, तो यहां पर एफ का भी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट मेरे पास हो, सपोज आई ले लेते हैं, और आई का एफ के साथ है। ठीक है,
तो सबका क्या है, यहाँ इमेज बना, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं बना, सबका बना है। तो जब सबका इमेज बना, ठीक है, तो ये फंक्शन है, पहली बात समझिए। तो ये फंक्शन किस टाइप का है, ये है मैनी वन है, मैनी वन। मैनी वन क्यों, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा, यानी एक और दो एलिमेंट का एक ही के साथ क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये मैनी हो गया, वन हो गया, यानी मैनी बहुत सारे यहाँ पे डोमेन का को डोमेन में जो है एक इमेज मिल रहा है। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। और अगर हम ऐसे ही लें, सिर्फ मान लो इसी को हम ले लेते हैं, सिंगल सिंगल ले लें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ पे मान लो कोई और एक वैल्यू हो तो उसका इसके साथ, तो ये होगा वन वन फंक्शन। वन वन मतलब सिंगल वैल्यू का सिंगल के साथ एक फंक्शन, एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो मैनी वन मतलब मैनी के साथ सिंगल, और वन वन मतलब एक का सिंगल सिंगल बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज, ओंटो क्या होता है, ओंटो। तो देखो ए बी सी ई एफ जी एच, ठीक है, ये बना, ये बना, ये बना, फंक्शन तो हुआ क्योंकि इसके सारे इमेजेस इसमें फॉर्म हुए, ठीक है। तो इसको हम वन वन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एच जो है ना, अगर इसमें मैपिंग हो जाता किसी के साथ, ठीक है, किसी के भी साथ अगर ये मैपिंग हो जाता, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एक और मैंने ले लिया, आई के साथ मैपिंग हो जाता, तो इसको हम ओंटो बोलते हैं। ओंटो का मतलब ये हुआ कि इधर सबका इमेज मिलना चाहिए और इसका भी सबका प्री इमेज मिलना चाहिए। अगर हम ये खाली छोड़ देते, ये किसी के साथ नहीं बनाता, तो ये वन वन होता, लेकिन ओंटो नहीं होता। ओंटो का मतलब इधर भी एक भी खाली नहीं होना चाहिए, वो भी किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों ना। तो इसका भी क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तब जाकर के ओंटो होगा। अब कई अगर मान, अच्छा एक और सिचुएशन बता रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे आई लिए हैं, आई नहीं लिए हैं, और एच को मान लो इसके साथ कर दिए, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। गुड, क्यों नहीं होगा, इमेज नहीं बन रहा है, नहीं वो तो बन रहा है, मतलब रिवर्स करेंगे तो उसका इमेज नहीं आएगा उसके ऊपर, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया ना, देखो अभी सिस्टम क्या हो गया, एक ही इमेज का एक ही मतलब एक ही जो वैल्यू का दो दो यहाँ पर रिलेशन मिल गया, हाँ, जो कि फंक्शन के लिए नहीं अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉट फंक्शन हो गया। दो वैल्यू का एक में हो सकता है, जैसे मान लो दो वैल्यू है ना, तो दोनों का एक वैल्यू हो सकता है, वो चलेगा, वो फंक्शन है। लेकिन अगर हम एक ही का दो दो वैल्यू, दो का दो एक वैल्यू में ले लें, जैसे मान लो एक इसको सही से लेते हैं, मार्कर भी ज्यादा सही काम नहीं कर रहा है, ये है ए बी सी ई एफ जी, ठीक है। तो इसका भी ये हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ई है ना, ये मान लो जी है, ठीक है, सी का दो वैल्यू नहीं हो सकता, क्या है, मल्टीपल इमेजेस इसके नहीं हो सकते, है ना, इसकी दो वैल्यू नहीं हो सकती। अब कहने का मतलब, मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो अगर एफ एक्स अगर वन वैल्यू ले रहे हो तो वन पे टू ही मिलेगा ना। तो अगर यहाँ पर वन है तो वन पे कहीं टू को ही ना हम इमेज रिलेशन करेंगे। अगर यहाँ पे थ्री से भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू पे दो दो वैल्यू तुमको कहां से मिल जाएगा, सिंगल ही मिलेगा ना। तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है दोनों से इसका रिलेशन बन जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। दो का एक से बन सकता है, वो चलेगा, है ना, क्योंकि ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं कि और भी कोई वैल्यू ऐसा पुट करे जो दो आए। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो अगर होल स्क्वायर कर दूं तो देखो वन पे टू आया, माइनस वन पे भी टू ही आएगा। तो यानी अगर यहाँ पे हम ऐसे कर दें वन माइनस वन, तो दोनों का वैल्यू तो टू ही पे आएगा ना, ठीक है, टू ही पे आएगा ना। तो दो का एक के साथ रिलेशन बन सकता है, लेकिन एक का दो के साथ रिलेशन नहीं बन सकता। ये इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मान लो रिलेशन ऐसा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सबका सबके साथ है, ठीक है, तो इसको वन वन तो बोलेंगे ही, ओंटो भी बोलेंगे। देखो वन वन है क्योंकि हर एक सिंगल का एक अपना इमेज बन रहा है, लेकिन ओंटो क्या है क्योंकि इधर भी कोई खाली नहीं है, तो इसका मतलब ओंटो भी हो गया। तो वन वन ओंटो, इसका दूसरा नाम है बाइजेक्शन, इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना पहली चीज कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी होता है
if the function is bijective then only inverse exist। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, 1 1 ऑन 2 दोनों नहीं होता है, तो उसका इनवर्स कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यानी इनवर्स निकालने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अब ये चीज कैसे पता चलेगा कि हाँ बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे देखो, ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, हम इनवर्स कर दे रहे हैं तो भी देखना ये फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम ई एफ जी एच ले रहे हैं, ए बी सी डी ले रहे हैं, तो देखो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं तो फंक्शन हुआ। लेकिन देखना ये क्यों फंक्शन हुआ, इनवर्स में भी फंक्शन ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बाइजेक्टिव था। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बाइजेक्टिव नहीं है, सिर्फ मैनी वन है, क्योंकि मैनी वन का कभी नहीं आएगा। तो देखो एक एग्जांपल मैनी वन का ले लेते हैं, ये उतार। तो हम मैनी वन का एक एग्जांपल लेकर के देख ले रहे हैं कि उसका हो रहा है कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब भी बाइजेक्शन हो रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं, अगर मैनी वन लेते हैं तो क्या होता है, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, तो इसका भी ई रहा, इसका भी ई रहा। ठीक है, और ये कहीं पे मान लो सी एफ के साथ हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये मेरे पास ए है और ये बी है, तो अगर इसका इनवर्स करते हैं तो देखना इसका इनवर्स करेंगे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हर एक वैल्यू का कोई ना कोई यहाँ इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, बी को पहले लाते हैं, तो ई एफ फिर ए बी सी, तो देखो ई के साथ दो में आ गया, इसके साथ भी है ई का, और एफ का इसके साथ है। तो अब देखो यहाँ पे ये नॉट अ फंक्शन हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक ठो वैल्यू का दो वैल्यू इधर नहीं हो सकता, दो इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी एग्जांपल में बताया ना, जब अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1 अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन था ना एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स प्लस 1 है, तो अगर हम F1 ले रहे हैं तो 2 ही आएगा, है ना। तो 1 पे तो हमको 2 ही मिलेगा, अगर हम F-1 लेंगे तो हमको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि एक ठो इमेज का, जो यहाँ पे एक ठो वैल्यू है, प्री इमेज है, उसका 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 ठो का 1 ठो बन सकता है, जैसे मान लो इसका भी ये हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, लेकिन 1 ठो का 2 नहीं हो सकता। सिंपल वैल्यू है ना, अगर हम x इक्वल टू 1 जो पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वही दूसरे वैल्यू पे, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे मान लो जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू एक ही साथ 2 वैल्यू तो नहीं देगा ना, या तो ये देगा या तो ये देगा, दोनों कैसे दे सकता है, दोनों तो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही अगर हम उल्टा कर दे रहे हैं तो ई दोनों के साथ जा रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब क्या हो जा रहा है, ये जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब अगर हम सिंपल बोल सकते हैं, एक लाइन यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लो, एक लाइन लिख देते हैं, मल्टीपल नहीं काम करो, a value in function can't be associated with multiple value। ठीक है, यानी अगर मान लो मेरे पास एक वैल्यू है और ये b है, ठीक है, तो a b है, ठीक है, और c d e है, ठीक है, तो a मल्टीपल वैल्यू के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। अ वैल्यू इन फंक्शन कांट बी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल वैल्यू, यानी a जो है वो किसी एक के साथ ही जाएगा, मल्टीपल यानी बहुत सारे वैल्यूज के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। ठीक है, और इसके विपरीत ये भी लिख सकते हैं कि मैनी वैल्यू इन फंक्शन कैन बी एसोसिएटेड विद द सेम वैल्यू। ठीक है, ये एक पॉइंट भी लिख लो, मैनी वैल्यू कैन बी एसोसिएटेड विथ सेम वैल्यू, मतलब उसका उल्टा समझ लो। अगर मान लो a है, b है, ठीक है, और यहाँ पे e है, f है,
तो क्या बोला, मैनी वैल्यू, यानी दोनों का एक इमेज हो सकता है। मैनी वैल्यू कैन बी एसोसिएटेड विथ सेम, ठीक है, सेम वैल्यू। तो समझ में आ रहा है, उसका उल्टा। तो ये चीज लिख लेना, एक वैल्यू जो है ज्यादा एक से ज्यादा वैल्यू से एसोसिएट नहीं हो सकती, और एक दो वैल्यू सिंगल वैल्यू से एसोसिएट हो सकती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब हमारा असली खेल शुरू हुआ है, ठीक है। अबे यार, इसका क्या खेल बंद हो गया है? लो, सबकी बीमारी अभी चालू हो गई क्या? रुको यार, 2 मिनट रुको। तो अब हम लोग चालू करते हैं सेक इनवर्स। इसको तो मैं चला के ही रहूंगा। हाँ ठीक है बेटा, चल ले। अभी ये, हाँ अभी ये थोड़ा लिख देता हूँ, π/2। चल, ये थोड़ा अभी इसको क्या है ना कि उल्टा हो गया है, तो इसकी सारी एनर्जी वापस चली गई है, आ जाएगी। तो देखो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, अब इस बात को समझते हैं। अभी फंक्शन वाला यहाँ पे फंडा लगेगा। देखो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्यों बनाया गया है, ठीक है। इसका कारण है, हम लोग साइन इनवर्स की जो ये रेंज हो गया या ये डोमेन हो गया, ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 ही क्यों लेते हैं, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स का 0 to π ही क्यों लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ही क्यों लेते हैं, ये जो उसका डोमेन है ये ऐसा क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक आराम से एग्जांपल में देखो, मान लो ये साइन थीटा का डोमेन है और यहां पे जो है रेंज है, ठीक है। तो साइन थीटा का 30 डिग्री में वैल्यू, ठीक है, 150 डिग्री में वैल्यू और 390 डिग्री में वैल्यू, ठीक है। ये तीनों में वैल्यू हमको 1/2 मिलता है, मतलब इसका भी इमेज यही हुआ, इसका भी यही हुआ, इसका भी यही हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हुआ, क्योंकि फंक्शन में हम लोग ये पढ़े हैं कि बहुत सारे मैनी वैल्यू का सेम वैल्यू रेंज में इमेज बन सकता है, तो ये फंक्शन तो हुआ। लेकिन इनवर्स नहीं होगा, देखो क्यों। अगर हम उल्टा करते हैं, 1/2 को इधर ले लें और यहाँ पे हम वैल्यूज को ले लें 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, तो देखो 1/2 इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। और हम लोग ये पढ़े हैं कि फंक्शन तभी होगा जब एक का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक यूनिक इमेज होना चाहिए, उसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 3 इमेज बन रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं रहा। मतलब पहले तो फंक्शन था, लेकिन जैसे इनवर्स के ये फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर एक इंटरवल के बाद सेम वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम लोग 11th की एसोसिएटेड एंगल का फंडा थोड़ा अपनाएं, ठीक है, तो वैल्यू क्या है, एक पीरियोडिक में क्या होता है, सेम वैल्यू मिलता है ना। जैसे मान लो यहां से जो यहाँ पे क्या ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे साइन कॉसेक है, वैसे ही करके यहाँ पे tan कॉट है, यहाँ सेक और कॉस है, ठीक है। तो क्या है, सबकी वैल्यूज क्या होती है, एक पर्टिकुलर में चेंज हो जाती है। अब जैसे देखो, -π/2 क्यों साइन का लिया गया है, यहाँ पे है हम लोग का 0 या फिर पाई बोल सकते हैं या फिर 2π बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे π/2, ये π/2 है, ठीक है, ये हमारा π/2 है। और बस हमको यहाँ तक ले लेते हैं -π/2 तक, ठीक है, ये π/2, ये -π/2। तो हम यहाँ से यहाँ क्यों वैल्यू को लिए, क्योंकि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ जा रहे हैं तो वैल्यू हमको सेम रिपीट करके मिल रहा है, ठीक है, सेम वैल्यू रिपीट करके मिल रहा है। और सेम वैल्यू रिपीट करके मिलेगा तो क्या होगा, उसका इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम पीछे आ जाते हैं तो वैल्यू वैसे रिपीट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू उसका चेंज हो जाता है नीचे आकर के। तो π/2 से हम -π/2 के बीच में ही इसको लेंगे। मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का इनवर्स निकालने के लिए हम एक रेस्ट्रिक्शन का यूज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ, उस रेस्ट्रिक्शन के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यही लागू होता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग
आते हैं सम या सवाल, ठीक है। तो देखो ये चीज पहले याद रखना है तुमको कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 होता है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है, tan इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है, कॉट इनवर्स का 0 पाई, कॉसेक इनवर्स का -π/2 π/2, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 को छोड़ के, ठीक है। ब्रैकेट भी सही से समझोगे, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है उसको इग्नोर करके बीच वाला, ठीक है। और अगर हम ये वाला देते हैं ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ जो वैल्यू है इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसके बीच वाला भी लेंगे, ठीक है। और इसका मतलब है कि उसको एक्सक्लूड करो, यानी उसे छोड़ दो, यानी 0 को छोड़ के, क्योंकि कॉसेक का 0 में इन्फिनिटी आ जाता है और इन्फिनिटी का तो यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह सेक में जो है π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूड करने का साइन है, उस ब्रैकेट को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा फॉर्मूला बेस्ड, क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी छोटे से छोटे का कैसे निकालेंगे, छोटा प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करके सिंप्लीफिकेशन कैसे निकालेंगे, जो 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है, और शॉर्ट 1 नंबर में भी आता है। तो जैसे मान लो हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने थी, अच्छा उस वो निकालने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि अगर मैं साइन लिखा हूं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आर्क साइन एक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको साइन इनवर्स एक्स और आर्क साइन एक्स दोनों सेम होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं कर सकते, याद रखना ये गलत है, ठीक है, नहीं करेंगे। हम 1/sin x तभी करेंगे जब sin x का पावर -1 होगा, ठीक है। ये पावर नहीं है, ये इनवर्स का साइन है, ठीक है। तो ये चीज गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, और ये दिमाग में रखना भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीजें बढ़ लेते हैं, साइन, ठीक है, इनवर्स अगर साइन 60 डिग्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो अगर ये दोनों सेम रहता है और यहाँ जो वैल्यू रहेगा तो ये समझो कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी फॉर्मूला अगर बोले तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स होगा, लेकिन ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है वो π/2 के और -π/2 + π/2 के बीच में ही होना चाहिए। देखो 60 डिग्री इसके बीच में ही है, अगर यहाँ π/2 से ज्यादा रहता तो उसके लिए अलग फंडा है। तो फिलहाल ये याद रखोगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो साइन साइन हट जाएगा और सिर्फ एक्स बच जाएगा, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा अब आते हैं, अगर मेरे पास x साइन एक्स बराबर y है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर साइन इनवर्स y, समझे, x बराबर हम साइन इनवर्स y भी लिख सकते हैं। तो ये रहा छोटी मोटी बात, ठीक है। अब आते हैं सिंपल, बोलेगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड p वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, साइन इनवर्स √3/2। तो लिखोगे साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज होता है जो तुमको किताब में मिल जाएगा, ठीक है, वो लैंग्वेज मैं नहीं लिखने जाऊंगा, डायरेक्ट कैसे करेंगे ये बता रहे हैं। तो साइन इनवर्स √3/2 आएगा तो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है π/2 -π/2 यही सब होता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, हमको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10 का, ठीक है, कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में साइन का कॉस का सबका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं √3/2 साइन 60 में होता है, तो लिखेंगे दो तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 60 = वी नो दैट लिख दोगे, वी नो दैट साइन 60 = √3/2, ठीक है। तो अभी मैंने पहले बताया, अच्छा 60 डिग्री जो है इसको मैं अगर पाई के फॉर्म में लिखूं तो π/3 लिख सकता हूं, ये भी पता होना चाहिए, यानी साइन π/3 = √3/2, यानी यहाँ से π/3 का मान इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। क्या मिला, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना कि अगर तुम्हारे पास साइन x है और y है तो x का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स y हो जाता है। तो यहाँ पे π/3 = क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या मिला, π/3। तो यही तो निकालने बोला था कि साइन इनवर्स √3 क्या होगा, तो साइन इनवर्स √3 π/3 होगा।
तो ये भी सही है। ऐसे करके जितना भी आएगा हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमको तब देना पड़ता है जब यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देता है, ठीक है। सब में प्लस रहेगा तो यही चीज करेंगे, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टैन आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, हम यही करेंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन माइनस आता है तो फंडा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, माइनस आता है तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखो क्यों, अगर यहाँ मान लो माइनस है तो साइन में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो कैसे हम लिखेंगे, सिंपल, वी नो दैट साइन √3/2 इक्वल्स टू, एक सेकेंड ये मार्कर भी गड़बड़ चलता है यार, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद साइन -π/3 कर देते हैं, यानी 60 की जगह माइनस लगा दे रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस लगा लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका मतलब -π/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -√3/2, यानी -√3/2 का क्या आया, -π/3 आया। मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना। तो इसमें एक चीज लिस्ट में लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सब में नहीं होता है। ये तो बहुत आसान है, माइनस आया तो माइनस लगा दिए, प्लस रहा तो प्लस लगा दिए, लेकिन फंडा गड़बड़ हो जाता है कॉस, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन तुम्हारे पास कॉस दे दिया, सपोज देयर इज कॉस, ठीक है, एंड कॉस मान लो कॉस इनवर्स -1 है, ठीक है, कॉस इनवर्स -1 है, +1 रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, 0 सिंपल आ जाता है, ठीक है। लेकिन -1 है, माइनस आएगा तो क्या करेंगे, तो हम लिखोगे 1 कब होता है, ठीक है, ये चीज लिखोगे 1 कब होता है, वी नो दैट, लिखोगे, ये सब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ओनली 1, अभी माइनस का कहानी नहीं कर रहे हैं, cos 0 डिग्री 1, यानी 0 डिग्री इक्वल्स टू cos इनवर्स 1, ठीक है। तो ये तो 1 का आया 0 डिग्री, लेकिन -1 का क्या आएगा, तो याद रखना जब भी cos आएगा, सिर्फ cos नहीं, cos, sec और cot, ये तीनों का जब भी तुम्हारे पास माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने देगा तो तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूं, जो भी एंगल होगा तुम्हारा, यानी 0 डिग्री पे आया तो 0 डिग्री आया ना, तो पाई में से 0 डिग्री को माइनस करेंगे, वही होगा आंसर, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे सिंपली, cos 1 कब होता है 0 डिग्री पे, तो पाई -0 डिग्री बराबर -1, ठीक है। तो पाई -0 डिग्री बराबर cos इनवर्स -1, यानी पाई बराबर cos इनवर्स -1। तो देखो -1 का वैल्यू 180 डिग्री में आता है, cos इनवर्स -1, यानी cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। एक एग्जांपल और लेता हूं तो शायद अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मान लो मेरे पास जो है यहाँ cos इनवर्स 1/2 है, ठीक है, तो 1/2, अच्छा माइनस में, क्योंकि प्लस में रहेगा तो नो टेंशन, डायरेक्ट वैल्यू को बैठा देना, माइनस में तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला, लिखेंगे cos 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, बोलो जल्दी, π/3 में होता है, यानी π/3 यानी 60 डिग्री में। तो हम क्या बोले हैं, पाई में से जो भी होगा उसको माइनस करेंगे, तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/3 होता है, यानी माइनस करेंगे π/3 और इसको लिख देंगे -½ ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना है, देखो हाफ है ना, तो हाफ कब हो रहा है 60 डिग्री में, यानी π/3 में, तो पाई में से उसको घटा देना है, सिर्फ पाई में से घटा देना। तो cos ये हो जाएगा 3π और घट जाएगा तो 2π, cos 2π/3 बराबर -½ यानी 2π/3 बराबर cos इनवर्स -½ ठीक है। ये हो गया माइनस का फंडा। तो जब भी तुम्हें cos दिखे, cot दिखे, sec दिखे, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, जो भी माइनस में रहेगा तो प्लस में जो वैल्यू होता था उसमें से क्या करेंगे, पाई माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। देख रहे हो ना, cos का 0 to पाई जा रहा है, cot का 0 to पाई जा रहा है, sec का 0 to पाई जा रहा है। तो ये याद रख सकते हो कि पाई में किससे माइनस करना है, किससे नहीं करना है। तो यही 3 से करना है। अब इसमें और 1-2 सम ले लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक सम लिया, साइन इनवर्स -½ प्लस cos इनवर्स √3/2 माइनस में, ठीक है।
तो प्लस में आएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस में आएगा तो वैसे ही उतार देंगे। तो अब देखो इसका हम निकालेंगे, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले इसको अलग से निकाल लोगे, फिर इसको अलग से निकाल लोगे और लैंग्वेज के साथ उतारोगे। मैं लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस हाफ है तो हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि साइन में क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1/2 कब होता है, पाई/6 में, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे पाई/6 और यहाँ पे देखो -√3/2। तो मैंने क्या बोला, कॉस जब भी आएगा पाई से घटाना है। किसको घटाना है, √3/2 जिसमें वैल्यू होता है। तो √3/2 कब होता है, पाई/6 में होता है, यानी पाई में से पाई/6 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा -पाई/6 प्लस यहाँ आ जाएगा 5पाई/6 दैट इज 4पाई/6 दैट इज 2पाई/3। ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि क्या होगा, ठीक है। तो एक सम और कर देते हैं, सम ले लेते हैं tan cot इनवर्स 1/√3, ठीक है। इसको मैंने माइनस में ले लिया है, ठीक है। तो ये जो सम है इसमें देखो पहले हम इसका निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, फिर जो आएगा यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं tan cot इनवर्स -1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा। तो देखो माइनस है, तो माइनस में मैंने क्या बोला था, कॉट में पाई से घटाएंगे, ठीक है। किसको घटाएंगे, 1/√3 किस में होता है, तो 1/√3 देखेंगे अगर हम लोग तो पाई/3 में होता है, पाई/3 में। तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई/3, यानी हम लिख सकते हैं tan 3पाई यानी 2पाई/3, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो हम लोग डिग्री डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये अगर हम लगाएंगे एसोसिएटेड एंगल तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो आंसर हुआ ही, एक और आंसर इसका हो सकता है, ये देखो पाई है यानी 90 डिग्री और ये पाई हो गया, फिर -पाई/3 यहाँ पे, यानी ये एसोसिएटिव एंगल 11 का लगा रहा हूँ, ये 90 × 2 हो जाएगा यानी इवन, यानी 10 का 10 ही रहेगा। और ये आ रहा है हम लोग का इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव होता है पाई/3, दैट इज ये हो जाएगा -1/, सॉरी हाँ -1/√3, ठीक है। ये हो जाएगा वैल्यू। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम और भी प्लस करके देगा, तो कुछ नहीं करना, अलग अलग उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लोगे और ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद फॉर्मूला, ठीक है।